नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो JCRT या जैक के किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका PDF, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और JCRT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स PDF देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1 2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यह जो क्लास है आपका क्लास 7 का हिस्ट्री सेक्शन का महामैराथन क्लास होगा जिसमें इसके पहले आपने 1 से 7 तक के सभी चैप्टर को आप लोगों ने यहाँ पर बारी बारी से कर लिया। अब यहाँ बारी है कि एक ही वीडियो में कंप्लीट क्लास 7 का पूरा पार्ट को कंप्लीट करवा दिया जा रहा। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके देख लीजिएगा जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर के 8 तक का पूरा चैप्टर का नोट्स इसमें समाहित है। यानी कंप्लीट वीडियो आपको एक्सरसाइज 7 का इतिहास का दिया गया है। तो आप जुड़ करके यहाँ से सारे प्रश्नों को देखना कभी नहीं भूलिएगा। यहाँ से आपको 10 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में रहना ही तय है। तो आप देख लीजिएगा महामैराथन क्लास। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, कुरान, जैन अवस्था या कोई नहीं, इसमें से कौन है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपका वो है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता हिंदू धर्म का है। कुरान कहिएगा तो ये किसका है? तो ये मुस्लिम का है। ये किसका है? मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ जो कहा जाता है वो कौन है? यहाँ पर आपका कुरान है। और जैन अवस्था की बात करेंगे तो जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का, किस धर्म का है? पारसी धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ से देखिए एक प्रश्न आपको पूछा गया है और हर बार पूछा जा रहा है। और देखिए ये सब कहाँ मिल रहे हैं? तो आपको सिर्फ JCERT कह लीजिए या NCERT किताब में कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर खरीद के क्या पड़ता है? प्रैक्टिस सेट, या बहुत लोग बहुत सा किताब बना के आपको बेच देते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आज देखिए आपको 101% हम बता रहे हैं। अभी यदि आकलन में आप लोग देखेंगे जो जैक लिया अभी का एग्जाम में तो आप देखिएगा 100% JCERT टेक्स्ट बुक, और जो बाहर से पढ़े थे आउट, जो बाहर से पढ़े थे आउट। तो यहाँ पर देखिए आपको जेटेट देना है तो आपके लिए यहाँ पर JCERT ही विकल्प है ना, दूसरा विकल्प का तलाश नहीं करेंगे। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, आए हुए प्रश्न है
101 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन है? भगवत गीता, कुरान या बाइबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये भगवत गीता जो हो गया आपका हिंदू का, ठीक है, और कुरान जो हो गया यहाँ पर किसका होगा? मुस्लिम का, और बाइबल जो हो गया वो ईसाई का। तो इस तरह से सभी का आप जरूर जानिएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, तो इसका राइट आंसर कुरान हो जाएगा। अगला है, इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब एग्जाम में आ रहा है। इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम जो खलीफा होते थे उनको क्या कहा जाता था? उमर, उस्मान, अबू बकर या कोई नहीं? तो इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा जो होते थे उनको अबू बकर कहा जाता है। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? ठीक है, अभिलेखागार में, कपड़ा में, बर्तन में या कोई नहीं? तो पांडुलिपियां जो पहले के बनी हुई थी उनको सुरक्षित जो रखा जाता है उसके लिए बनाया गया था अभिलेखागार। क्या बनाया गया था? अभिलेखागार। तो पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। चीन में, जापान में, यूरोप में या फ्रांस में कहाँ पर हुआ कागज का आविष्कार? तो देखिए, कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम है वो चीन में किया गया है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में किया गया है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यही आपका प्रश्न है। रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में या कोई नहीं? तो अरबी लोग जो थे उन्होंने सिंध विजय पर प्राप्ति की थी और उसके विजय की जानकारी जो पुस्तक में मिलती है उसका नाम देखिए चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। चचनामा में अरब के सिंध विजय की जानकारी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है चचनामा। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजारत, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं? ठीक है, तो अमीर खुसरो, अ से देखिए यहाँ पर अ से अमीर और अ से औलिया, यानी अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में के पटियाली एटा नामक गांव में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रश्न आया हुआ था, इसलिए हमने आपको नोट्स में दे दिया है। तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी जेसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक का केवल हम यहाँ पर तैयारी आपको करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं और उसी का डीपली सारा कुछ आपको, और साथ ही साथ जितने यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जो हैं वो सारा कुछ इसी में आपको इंक्लूड कर दिया जाता है और इसमें पूछने की पूरी सुविधा है। आप अपने जैसा जुड़ करके ऑफलाइन ऑनलाइन सब तैयारी कर सकते हैं, तो आप अभी कभी अवश्य जुड़िएगा वीडियो देखने के बाद। अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी या ताज-उल-मासिर? अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम जो है तहकीक-ए-हिंद है। तहकीक-ए-हिंद है अलबेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी, ताज-उल-मासिर या मसनवी? क्या है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम? तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम ताज-उल-मासिर है। क्या है अमीर खुसरो के द्वारा? अमीर तो ये मासिर याद रखिएगा, ताज-उल-मासिर है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम। तो इस तरह से देखिए, हम आपको ज़्यादा नहीं, जो उस चैप्टर में आया हुआ है केवल उतने ही प्रश्न को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ साथ वही चैप्टर से इंक्लूड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उस प्रश्न को भी शामिल हम यहाँ पर आपको कर देते हैं। इससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको देखिए जितना भी, अगर आकलन में कह रहे हैं आपको 35 और 40 चाहिए तो वो तो कंप्लीट है, आकलन के 101% पास की गारंटी से। और यहाँ पर जो है आपको अगर जेटेड देते हैं तो आपको कितना लाना पड़ता है? बहुत ही टफ चीज़ है, 60% और यहाँ पर 55% लाना है। बताइए, टफ चीज़ है। तो इसके लिए आप बहुत से ग्रंथ को ले लेते हैं, लेकिन कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। बस होने वाला है वो यहीं पर आपको होने वाला है। ठीक है, आप केवल इस तरह के PDF और नोट्स को यदि एक बार देख जाते हैं ना तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न भिड़ जाता है। और इसके साथ साथ हम आपको देखिए, अगर यहाँ पर देखिएगा तो विभिन्न राज्यों में अब तक जो जेटेड परीक्षा हुई इसका सारा प्रश्न पत्र हमारे पास उपलब्ध है। वो
सारा को हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करवाते चलेंगे आपको। तो आपको सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है। तो आप एक्सरसाइज 1 समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न। कूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय? तो देखिए हम आपके लिए यहाँ पर JCERT NCERT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स मटेरियल लेकर के यहाँ पर आपको हम तैयारी करते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स आपका होगा। और यहाँ पर अगर आप झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेंट्रल एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए NCERT टेक्स्ट बुक का टोटल नोट्स और PDF यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें आपको बता देते हैं कि झारखंड में अभी के समय में जितनी भी परीक्षाएं हो रही है सभी JCERT टेक्स्ट बुक से हो रही है। तो आपको सारा नोट्स यानी 6 to 12 तक का यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। आप चाहे जिस किसी चीज़ का भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। और झारखंड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहे GK हो, चाहे GS हो, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, सभी के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको जो है कम प्रश्न पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर जो है उसका डीपली आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी तैयार कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, तो आप यहाँ से जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, यानी दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। प्रश्न आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं और आपका झारखंड की किताब से ही है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जो दंती दुर्ग है वे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रानीखेत, मान्यखेत, कजाखेत या कोई नहीं? तो दंती दुर्ग की राजधानी जो थी वो आपका मान्यखेत में थी। कहाँ बनाए हुए थे? मान्यखेत बनाए हुए थे। दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया? देखिए बहुत ही MBBI क्वेश्चन है और झारखंड में अब तक के एग्जाम में 3 बार पूछा गया, ठीक है। दंती दुर्ग ने कौन कौन उपाधि धारण किया था? महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक या सभी? ठीक है, तो महाराजाधिराज दंती दुर्ग को ही कहा जाता था, परमेश्वर भी दंती दुर्ग को कहा जाता था, भट्टारक भी दंती दुर्ग को ही कहा जाता था। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पाल वंश का स्थापना किसने किया? पाल वंश का स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या कोई नहीं? ठीक है, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? गोपाल थे, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, याद रखिएगा, पाल से गोपाल, यानी पालने वाला कौन थे? गोपाल थे। तो पाल वंश का संस्थापक जो थे वो आपका गोपाल थे, एकदम बहुत बार। और ये MBBI प्रश्न ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है आपके झारखंड के परीक्षा में। अगला है, पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? जो पाल वंश थे उसके शासक लोग किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या कोई नहीं? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वे मानते थे आपको बौद्ध धर्म को। किस धर्म को ज़्यादा मानते थे? बौद्ध धर्म को पाल वंश के संस्थापक ज़्यादा मानते थे। याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म को मानते थे। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? बीरेश को, करेश को, हरिचंद्र को, मूलचंद्र को? किसको माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य हुआ ये आपका उसका संस्थापक जो है हरिचंद्र थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य हरिचंद्र थे। JSSC की एग्जाम में एक बार आपको आया हुआ है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक अस्ताचल, विजयालय, परासिलक्रम या कोई नहीं? ठीक है, तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था आपका? विजयालय था। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है? कृष्णराज प्रथम, कृष्णराज द्वितीय, राजराज प्रथम या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला है, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही MBBI प्रश्न है, झारखंड के एग्जाम में 3 बार ये पूछा गया है। राजराजेश्वर मंदिर पूछ दे या बृहदेश्वर मंदिर, दोनों का नाम है, तो कभी राजराजेश्वर पूछा गया है, कभी बृहदेश्वर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण जो है वो राजराज के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया है? राजराज के द्वारा करवाया गया है और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। देखिए इसमें यह भी पूछा गया है, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया है। ये भी प्रश्न आपका आए हुए हैं कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है, ये भी प्रश्न आए हुए थे। तो ये तंजौर में करवाया गया है। और यह किस शैली का विशिष्ट उदाहरण है, ये भी पूछा गया है। तो यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। नटराज की मूर्तियां किस धातु की बनी हुई है? नटराज की मूर्तियां किस धातु की बनी हुई है? सोना, चांदी, तांबा या कांसा? ठीक है, तो जो यह नटराज की मूर्तियां जो विश्व विख्यात है वो आपको यहाँ पर कांसे की बनी हुई है। किस धातु की बनी हुई है?
कांसा धातु की बनी हुई है। प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इसको जरूर याद रख लीजिएगा। नटराज की मूर्तियाँ किस धातु की बनी हुई है। तो देखिए ये आपका जो था यहाँ पर आपको देख लीजिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 2 का था इतिहास सेक्शन का। तो आप इस सभी को जरूर देख लीजिएगा इतिहास सेक्शन से जिसको भी है। तो ये इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ गया और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आ गया। तो 1 to 5, 6 to 8 किसी भी के भी आप शिक्षक बनना चाहते हो तो भी यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। या सहायक आचार्य में यदि आपका जीके सेक्शन है सामाजिक विज्ञान तो वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण है। झारखंड पुलिस में है तो आपको जीके के अंतर्गत ये पूछा जाएगा। तो सभी दृष्टि से आप झारखंड में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ से जुड़ करके तैयारी अवश्य करेंगे। मोबाइल नंबर दिया गया है, देख करने के बाद आप यहाँ से जरूर दोस्तों यदि आपको जेटेट में परचम लहराना है चाहे 1 to 5 चाहे 6 to 8 किसी भी संख्या से हो, ठीक है, तो आपको जेसीईआरटी से जुड़ना है, जेसीईआरटी का नोट्स पढ़ना है। यदि आप क्लास 6 to 10 तक का देख लेते हैं ना तो आपको देखिए यहाँ से 100% जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपका 60 नहीं 70% से ऊपर यहाँ से मार्क्स आएगा, ठीक है। तो आप बाजारों किताब और अन्य सभी चैनलों से अपेक्षा जो है आप यहाँ नोट्स पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि नोट्स जो पढ़ लिए ना उनका समझिए बेड़ा पार है। और नोट्स में क्या है ना कि जेसीईआरटी का प्रश्न बहुत कम है और यहाँ से क्या है ना प्रश्न आएगा बहुत ज़्यादा और इसके पहले भी आया भी है, ठीक है। तो जैसे ही आपको यह मिलता है ना तो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226। जरूर एक बार संपर्क कर लेंगे और यहाँ से सारा नोट्स PDF को परचेज कर लेंगे, या नहीं तो आप क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे जिससे कि आपको सारा यहाँ पर क्रैश कोर्स के जैसा करवा दिया जाएगा और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से छपने वाले हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। काल कब माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों का काल जो होता है वो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक माना जाता है और इसके बाद जो होता है नए काल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन था। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन हुआ ये आपसे पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन हुआ ये भी पूछा जाता है, पूछा हुआ प्रश्न है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शासक यानी जिसने नींव डाला दिल्ली सल्तनत का वो था देखिए यहाँ पर गुलाम वंश, ठीक है। वो कौन है, गुलाम वंश था जिसका यहाँ पर संस्थापक कौन हुआ तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। चलिए इसके दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का के वंश का पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतिम करके पूछते रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जीके तुम्हारा शायद लो है, आप याद रखिएगा जीके तुम्हारा शायद लो है। इससे आपको दिल्ली सल्तनत के वंश का नाम याद हो जाएगा। तो जी से देखिए हो जाएगा गुलाम वंश, जी से क्या हो जाएगा गुलाम वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन हुआ गुलाम वंश। और के से देखिएगा यहाँ पर के से के एच ख होता है और इसको याद रख लीजिएगा खिलजी वंश, क्या याद रखिएगा खिलजी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक कौन हुआ कौन वंश हुआ खिलजी वंश हुआ। और तुम्हारा में देखिए तू से होता है तुगलक वंश, क्या होता है तुगलक वंश। तो तीसरा जो वंश हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का वो हो जाएगा तुगलक वंश। और शायद का होता है देखिए सैयद, शायद से याद रखेगा सैयद वंश। तो चौथा इसका सैयद वंश हो गया। और लो से देखिए होता है लोधी वंश। यानी इस तरह से दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश ने शासन किया तो 5 वंशों ने शासन किया और लोधी वंश जो था वो अंतिम वंश था। इसके बाद जो होता है नया यहाँ पर साम्राज्य कायम हो जाता है, ठीक है। और वो यहाँ पर मुगल काल का प्रारंभ माना जाता है। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का अगर पूछा पहला वंश कौन था गुलाम वंश, दूसरा कौन था खिलजी वंश, तीसरा कौन था तुगलक वंश, चौथा कौन था सैयद वंश और पांचवा कौन था लोधी वंश, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम आपको ढेरों सारे ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, ठीक है। तो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो यहाँ पर हो गया आपका गुलाम वंश, ठीक है गुलाम वंश। और गुलाम वंश का जो यहाँ पर नींव डाला था वो आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था। 1206 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र रूप से दिल्ली का बागडोर संभाला। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था एक गुलाम था, क्या था एक गुलाम था। और वह किसका गुलाम था तो मोहम्मद गोरी का, किसका गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जो है विजित प्रदेश को छोड़ करके जाने के बाद जिसकी मृत्यु होने बाद यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने अपना सारा जो है साम्राज्य किसको दे दिया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को समर्पित कर दिया और उसने ही यहाँ पर जो है नींव डाल दिया यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद हुआ था।
ममलूक वंश गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यही ममलूक वंश को ही गुलाम वंश भी कहा जाता है। उसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो आप तो अभी देख लिए कि मोहम्मद गोरी गौर के शासक के साथ रहता था, उसका गुलाम था। उसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का नींव डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पर गुलाम वंश का स्थापना किया और गुलाम वंश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? देखिए, कुतुब मीनार जो बना है उसका निर्माण कार्य किसी और ने प्रारंभ किया और बनवाया किसी और ने है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया, ये भी प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए, आपका जो है ये JCERT या NCERT कॉलेज सभी स्टेट में ये पढ़ना है, वहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण कार्य का प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई? बहुत ही MPVI प्रश्न है ये, अब तक के परीक्षा में आपका 3 से 4 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या कोई नहीं? तो यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम था और गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसलिए लेकिन यह क्या था, जिस समय चौगान या पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो चौगान या पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो ये गुलाम वंश के शासक थे और वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, 1206 ईस्वी में आया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था स्थापना किया था यहाँ पर गुलाम वंश का। और 1210 ईस्वी में ही चौगान या पोलो खोलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में ही। उसके बाद जो होता है आपको नया यहाँ पर शासक बन जाता है, नया वंश का उदय हो जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं? लाख बख्श ये बहुत MPVI प्रश्न और आपके झारखंड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से जो है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि वह बहुत ही दानदाता था और दान करते रहता था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान देने वाला, और वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 40 दासों का संगठन तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया? ठीक है, तो इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं? तो यहाँ पर इल्तुतमिश जो है 40 दासों के गठन का प्रारंभ किया। 40 दासों का समूह का मतलब 40 दल कहा जाता है। ठीक है, चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत में किस शासक के समय आया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं? तो चंगेज खान जो था वो 1221 ईस्वी में। तो अब याद रखना होगा 1221 ईस्वी में किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था वो आपका इल्तुतमिश का था, इसलिए इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो था जो पहली बार जो शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या सभी था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो यहाँ पर आपका जो है शासक वो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का चलाया वो आपका था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? तो वो राजधानी बनाने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश ही था जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? पूछा गया है। और देखिए MPVI प्रश्न, और ये अब तक आपका JSSC या झारखंड में जो भी परीक्षा हो रहा देखिएगा तो अब तक 5 से ज़्यादा बार आ चुका है। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थे? तो वो आपका थे देखिए रजिया सुल्तान, और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हम तो देखिए आपको बोलेंगे कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में किसी भी एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपको यहाँ पर 101% सफलता पाना है तो आप JCERT या NCERT टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स और PDF यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 10th तक 12th तक का आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स है, और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको 101% सफलता मिल जाएगा। तो आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान।
था। यानी कम पढ़कर आप ज़्यादा चाहते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, लेकिन उससे भिड़ता उड़ता कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा हाथ का लिखा हुआ JCRT नोट्स का, तो यहाँ से 100% भिड़ेगा। ठीक है, तो आप यहीं से जो है नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह व रक्त की नीति अपनाया? ठीक है, लौह और रक्त की नीति कौन सा अपनाया था? तो ये भी प्रश्न MBBI आपका है। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो वो जो गुलाम वंश का शासक था वो यहाँ पर बलबन। किसने अपनाया था? बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था। ईरानी त्यौहार नैरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? ईरानी नैरोज त्यौहार जो झरोखा था वो किसने मनाना शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बलबन। बलबन ने नैरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी। तो इसका राइट आंसर बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की था? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ यहाँ पर? ठीक है, गुलाम वंश की जब समाप्ति हो गई तो कौन सा वंश आया? तो देखिए गुलाम वंश अभी आपको बताए थे GK, तो G से गुलाम वंश था और K में KH बताए थे। ख याद रखिएगा, क से खिलजी वंश, यानी गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आया? खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पर। इसीलिए आपको ट्रिक भी दे देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद किस वंश के शासन का हुआ? खिलजी वंश का हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? महमूद खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद इमरान खिलजी, या सभी। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हुआ? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1296, 1285 से 1326, 1275 से 1285 ईस्वी तक कब तक रहा? तो इसका शासनकाल जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? ये भी MBBI प्रश्न है। ये आपका झारखंड में 3 बार पूछ दिया गया है, सभी एग्जाम को मिला करके आप देखिएगा तो। ठीक है, तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, या कोई नहीं। देखिए ये अलाई दरवाजा जो है अभी तक 3 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा, अलाई ऐसे से याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस तरह याद रखिएगा बता दें। कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश किसने दिया? बहुत MBBI प्रश्न अब तक पूछे गए प्रश्नों में से 2 बार पूछ दिए गए हैं कि कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन बर्री ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नियम अपनाया था, जिसके बाद जो है बाजार व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। अब कोई भी लोग जो है यहाँ पर डंडमारी नहीं करता था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए अभी GK, ठीक है, GK और तुम्हारा। ठीक है, GK तुम्हारा। तो जी से हो गया गुलाम वंश, KS हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक में क्या नाम आएगा? गयासुद्दीन तुगलक है संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक, या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ना, गयासुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री यबन तुतुता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है? रेहला, हैपरा, छतरपुर, लहेरा, किस में किया गया है? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जो जानकारी दिया गया है वो रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, किसमें? रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बनाया? फिरोजाबाद एवं जौनपुर शहर को किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो याद रखिएगा
फिरोजाबाद, यही लिखा हुआ है ना, फिरोजाबाद। अब ये फिरो में ज लगा दीजिएगा, तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए। अगला है, तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया आपको बताना है, ठीक है। तो जी के, तुम्हारा, शायद, तो जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, तुम्हारा में तू से तुगलक वंश, और शायद में सैयद वंश होता है, शायद से सैयद वंश होता है। तो सैयद वंश का हुआ, कौन हुआ? सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश। इसका राइट आंसर सी हो गया। सैयद वंश का स्थापना किसने किया, याद रखिएगा, ठीक है। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या खिलजी का। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब बच गया एक खिरीज खां, तो यही सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरीज खां। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? तो जीके हो गया, तुम्हारा हो गया, शायद हो गया, और लो हो गया, ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट होता है लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद किसका आया? लोधी वंश का आया। तो सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। तो देखिए, शासन वाला जरूर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है या उसको सजा के भी दिया जाता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम शासक कौन वंश का था, ठीक है। अंतिम शासक कौन वंश का था? तो अंतिम में आपका लो हो गया, लो मतलब यहाँ पर लोधी वंश हो गया। अंतिम कौन हो गया? लोधी वंश हो गया। तो लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का स्थापना किसने किया? लोधी वंश का स्थापना किसने किया? तो लोधी वंश का स्थापना जो है यहाँ पर बहलोल लोधी ने किया। किसने किया? बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? सिकंदर शाह लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो आपका बहलोल लोधी ने किया। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो 38 वर्षों तक शासन किया। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खान या कोई नहीं? तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो आपका निजाम खान था। क्या था? निजाम खान। भूमि की माप के लिए गज या सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन? किसने किया भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी? किसने किया? तो सिकंदरी है, इसलिए सिकंदर लोधी हो जाएगा। सिकंदरी है तो सिकंदर लोधी होगा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन, ठीक है। तो आगरा शहर का स्थापना जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या इल्तुतमिश? कौन था? सिकंदर लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी हुआ। इसी के साथ जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वहां पर इसकी हार होता है, और उसके बाद जो होता है किसका नींव डाला जाता है? मुगल काल का नींव होता है, और यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो अंतिम यही था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ? तभी आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। और दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन था उस समय? इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ। और पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से हार हुई और बाबर जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके अपना मुगल काल का नींव डाला था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या मुगल वंश? तो अभी देखिए, आपको मुगल वंश का प्रारंभ हुआ, क्योंकि मुगल वंश का ही यहाँ पर शासक था बाबर। और बाबर के साथ ही जो युद्ध हुआ था यहाँ पर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्ति करके जो है आपका मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। चलिए, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया? देखिए, यही प्रश्न आ गया है, ये भी आया हुआ था। तेराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ ही जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी, और यहाँ पर गुलाम वंश का नींव डलाया था, बाबर ने डाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, अकबर और बाबर के बीच, जहांगीर और हुमायूं के बीच, कोई नहीं। तो ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, बाबर का जीत हुआ, और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके मुगल वंश का
न्यू डाला था। ठीक है, देखिए हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका तो तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनको पहले हम लोग क्या कर रहे हैं तो पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, उसके बाद उनको क्लासेस देते हैं और उनके बाद उसको बात करने की सुविधा है, या प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ पर कॉल कर पूछा भी जाता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह की तैयारी तो बहुत ही ज़बरदस्त करवाई जा रही है। तो अभी तक आप लोग जो भी नहीं देखे होंगे, जिनको नई वीडियो मिला और जो नए अभी वीडियो मिलता है, वो तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सारी सुविधा आपको हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अब रही बात कि देखिए यहाँ पर क्लास 7 का इसके पहले हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको क्लास कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद आज हम लेकर के यहाँ पर क्या है, महा मैराथन क्लास, यानी क्लास 7 का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से क्लास 7 का पूरा चैप्टर का वीडियो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो आपको 10 तक का पूरा हम इसी तरह का पहले चैप्टर वाइज करवाएंगे और उसके बाद लास्ट वीक महा मैराथन क्लास को देंगे कि कितना आपका जानकारी हो पाया है। तो चलिए जवाब देते रहिएगा कितना जानकारी है, और हो सके तो यहाँ से नोट्स तो एक बार अवश्य पढ़ करके ही एग्जाम में जाइएगा, बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। जिनको भी वीडियो मिले पहले नोट्स परचेज कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी। अगर नहीं भी जुड़ पाए हैं बता तो दिया कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और यहाँ पर बाबर का जीत होता है। और बाबर जो होता है वो किसका, दिल्ली सल्तनत को हटाकर मुगल साम्राज्य का नींव डालता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपका है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है। तो अभी ही तो आपने देखा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसने किया, तो बाबर यहाँ पर युद्ध को जीता ना इब्राहिम लोदी से, तो बाबर ही तो संस्थापक हो गया। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो बाबर को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का मूल नाम क्या था, मुगल बाबर, जहरीदुन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन बाबर या सभी। ठीक है, तो जहरीदुन मोहम्मद बाबर था। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके जेएसएससी में। बाबर ने कौन कौन युद्ध किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या सभी। देखिए यह चीज़ हुआ तो हम आप लोग को बता देते हैं और आप लोग को सब चीज़ यहाँ पर देते हैं, लेकिन आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। जितना होगा जल्दी जल्दी जुड़िएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, बाबर ने कौन कौन युद्ध किया याद रखिएगा, पान खा, पान खा, पान खा और चल घर बाबर, नाम याद है, पान का केकरो कहता है, पान खा और चल घर बाबर। तो पान खा और चल घर केकरा बोलना है, बाबरे के बोलना है, समझ गए। और यह 4 गो युद्ध बाबर किया, यह 4 गो युद्ध बाबर किया। और इहो याद रखिएगा कि बाबर युद्ध में सब में विजयी रहा ना, याद रखिएगा। अगर कहीं दिमाग में आया कि बाबर और एकर बीच हुआ तो पूछा कि कौन विजयी हुआ, तो बाबरे के बोलना है आपको। ठीक है, तो अब बाबर ने कौन कौन युद्ध किया, इहो एक बार प्रश्न पूछ दिया गया था, बड़े आदमी के कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस याद रखिए ना, कभी कभी पान उन गुमटी पर घूमिएगा ना तो आपको मिलेगा, कहता है सब पान खो और चल घर, तो पान खा और चल घर, यही याद रख लीजिएगा। तो पान से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध, खा से याद हो गया खानवा का युद्ध, और चल से देखिए हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर से देखिए हो गया घाघरा के युद्ध। दिमाग में एकदम ठोक लीजिएगा, ऐसे ही आता है, समझ गए। अब एक ईसवी सन अगर बोलिएगा ना तो ईसवी सन भी देखिए आपको बता देते हैं, 1526 से स्टार्ट किया। बाबर जो था ना खाली मारे काट करवे करता था, एकदम याद रखिएगा। तो 1526 में कर दिया युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध कर दिया, और 1528 में चंदेरी की युद्ध कर दिया, और 1529 में यहाँ पर घाघरा का युद्ध कर दिया, समझ गए। तो सब युद्ध बाबर के द्वारा किया गया। तो क्या याद रखिएगा, बस याद रखिएगा पान खा और चल घर, पान खा चल घर बाबर। तो अभी बाबर का मतलब हो गया बाबर द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध, एकदम याद हो गया। ईसवी सन भी याद करा दिया, सब देखिए ऐसे छोटे छोटे तरीके के माध्यम से आपको इतना याद करवा देंगे ना कि सब आप क्लियर रहिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, 1527, 1528, 1529। तो क्या हो गया इसका 1526 हो गया। खानवा के युद्ध कब हुआ, देखिए अब ये बताए थे आपको, हम क्या बताएं, पान खा चल घर। तो 1526 से स्टार्ट, पान में 1526 याद रखिएगा, पान में 15 गो दल आता है चीज़, इसलिए 1526 होता है। अब खास हो गया खानवा का युद्ध, तो ये हो गया 1527, और चल से हो गया देखिए चंदेरी का युद्ध, ये हो गया 1528, और घर से हो गया घाघरा का युद्ध, हो गया 1529। दिमाग मतलब गांठ बांध लीजिए। अब तो आपको ईसवी सन वो याद हो गया होगा ना। तो चलिए ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तब 1526, 1527, 1528 याद हो गया। 1528 घाघरा का युद्ध कब हुआ, 1529 याद हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, एकदम इस तरह से देखिए। अब देखिए जो नोट्स परचेज करते हैं उनको हम यहाँ सब चाह रहा था। अब आप कहिएगा सर खाली ऑब्जेक्टिव है, खाली सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर हम देखिए आपको इतना अच्छा हम काम करवा रहे हैं
कि आप लोगों को सब चीज़ याद करवा दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा के होता क्या है कि आपसे जब कहा जाएगा तो आप कहिएगा सर इतने रुपए वाला लीजिए, तो कहाँ से मिलेगा, ये सब मिलेगा। इसलिए जल्दी जल्दी जो है ले करके जुड़ के अब पढ़ लीजिए सब के सब। तो देखिए यहाँ पर नोट्सों बनाइए दिए हैं, पान खा चल घर, और यहाँ पर लिख दीजिएगा बाबर, केकरा कहिएगा बाबर, न तो ट्रिकवा में फिर यादें न रहेगा कि क्या होता है। तो पान खा चल घर, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानी 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। सब दे देंगे, सब एकदम बता दे रहे हैं, सब चीज़ मिल रहा है, बस लेकर के तैयारी कर लीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा, ये तो बता दे रहे हैं, झारखंड के एग्जामुआ में एकदम छाइल है, ये वाला क्वेश्चन छाइल रह रहा है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा, बाबरनामा, अकबरनामा, जहाँपना या रहला, ठीक है। तो बाबर अपनी आत्मकथा केकर में लिखेगा जी, बाबरनामे में न लिखेगा। बाबर लिखा तो बाबरनामा हो गया। तुझके ये बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फारसी भाषा या इराकी भाषा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तुर्क का रहने वाला था और तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, देखिए ये सब प्रश्न JCRT से पूछ रहा है जमुआ में, और जो सब JCRT पढ़िए न रहे हैं। तो बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, मुबैयन शैली, मूवी पद शैली, लाइव पद शैली या कोई नहीं। तो बाबर जो है मुबैनियन नामक पद शैली की ये जन्मदाता था और इसी शैली को वो मानता था, ठीक है। अगला है, बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा। तो देखिए अभी एक चीज़ बता देते हैं, अब इहो ट्रिक आपको हम दे देते हैं कि आप कहिएगा कि कौन से हम लिए थे। सब इतिहास ऐसे कंप्लीट करवा देंगे, चाहे वो कौनो इतिहास हो, समझ गए। बस आप जुड़िएगा, सब नोट्स वाले के पढ़ लीजिएगा। अब बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा, तो देखिए गद्दी वाला बता देते हैं कि यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य हुआ उसमें शासक का क्रम कैसे था, यो याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में शासक के क्रम अभी आप लोग को बता दिए थे। अब मुगल साम्राज्य में जो हुआ इसमें भी तो शासक बारी बारी से आए होंगे ना, तो एक शासक के क्रम हुआ याद रखिएगा। तो याद रखिएगा भाजपा के रैली याद है आप लोग को, भाजपा के याद रखिएगा, ठीक है। भाजपा के शो में चलना है जी, केकर शो में चलना है, देखिए चुनाव वो चल रहा है तो शो में चलिएगा। देखिए कोई यहाँ पर हम अपने एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, किसको ऐसा नहीं समझिए कि हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। भाजसो यानी भाजपा के रैली में चल रहा है। तो बा से देखिए हो गया, बी से बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया यहाँ पर औरंगजेब, ठीक है, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। तो याद रखिएगा आ गया ना। भाजसो इकरम है, देखिए इकरम है, भाजसो यानी भाजपा का सो से बहुत जल्दी याद होता है इसलिए बोल रहे हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, लास्ट हो गया, ठीक है। एकदम याद रखिएगा। तो ये भाजपा का शो का रैली जो याद रख लिया ना, एकदम क्लियर हो गया। मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। देखिए यह सबसे बड़ा कमजोरी था, जो यहाँ पर भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया और बहुत दयालु था। और वो के था बताइए, तो वह था यहाँ पर हुमायूं, जो एक सबसे बड़ा भूल माना जाता है, पतन के कारण माना जाता है ना। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा, निकाय का शामिल करना, संपत्ति को हड़पना, कोई नहीं। तो ये तो देखिए बहुत दयालु था, ये तो संपत्ति हड़पता ही नहीं था, लेकिन ये क्या किया कि जितना संपत्ति था उसको भाइयों के बीच के साम्राज्य में बंटवारा कर दिया था, ठीक है। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ, चौसा का युद्ध शेरशाह और बाबर के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच, शेरशाह और अकबर के बीच, या कोई नहीं, ठीक है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कनौज या बिलग्राम का युद्ध में किसका युद्ध हुआ बताइए। तो बाबर और यहाँ पर कौन था, शेरशाह, यह दोनों में सबसे ज़्यादा होता था। तो हुमायूं और शेरशाह में ये युद्ध होता था। तो चौसा का युद्ध कनौज या बिलग्राम का युद्ध किसके बीच हुआ, तो यहाँ शेरशाह, हुमायूं, अकबर या जहांगीर किसके बीच हुआ था आपको बताना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेरशाह के बीच हो गया। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1536, 1537, 1539, 1540। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपको 1539 ईस्वी में हुआ। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ, 1539, 1540, 1541, 1542। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1540। हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा, हुमायूं जब युद्ध हार गया यहाँ पर शेरशाह से, तो किस ओर भागा था, ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर, या कहीं नहीं। तो वो जो था आपको ईरान की ओर भागा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, हुमायूं की मृत्यु घोड़े के गिरने के कारण, दिलपनाह नगर से पुस्तकालय के सीढ़ी गिरने के कारण, या कोई नहीं। तो देखिए ये जो हुमायूं था ना, इस क्या था, तो ये जब नमाज पढ़ रहे थे तो उस समय जो था कि यहाँ पर पुस्तकालय की सीढ़ी से ना पुस्तक पढ़ रहे थे, और उसी समय क्या हो गया था, नमाज पढ़ने का समय हो गया। जब नमाज पढ़ने का समय हो गया तो सीढ़ी से उतरने लगे, इसी में इनका पैर फंस गया, तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई।
तो देखिए यहाँ पर इसका नोट्स भी आप जो परचेज किए हैं 1526 इसमें दिनपनाह नामक इमारत की पुस्तकालय कि सीढ़ियों के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं क्या हुआ, तो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, याद रखिएगा, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ये भी एक कहावत है। देखिए हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह, एकदम ट्रिक याद रखिएगा, हुमायूं चौक से लिख दिया शेरशाह, हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह, यानी हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध का वर्णन है, यानी चौसा का युद्ध और कनौज या विलग्राम का युद्ध ये हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ 1539 में, और कनौज या विलग्राम का युद्ध कब हुआ 1540 में। देखिए सब जो है ना एक लाइने से लगल है, आप पूरा जितना ये घटना हुआ है ना उसका एक अलग वीडियो हम आपको दे देंगे, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि चाहिए तो आपको दे देंगे पूरा घटनवा, बस ये ट्रिकवे से यादें होइए जेबे करेगा। आपको जितना कंफ्यूज रहते हैं आप लोग ना, तो हिस्ट्री का सब घटना जो है आपको हम इसी से करवा देंगे, ठीक है। हुमायूं की दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, ठीक है। बाबर देखे सब युद्ध जीता, लेकिन हुमायूं जो है यहाँ हारता रह गया और लड़खड़ाता रह गया। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था, अभी देखिए आपको तो बताइए किए थे, क्या बताए थे, भाज 100 यानी भाजपा के 100 में चलो तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां और फिर औरंगजेब हुआ, यही तो था ना। तो यहाँ पर हुमायूं के बाद किसका हुआ, तो बस इसको लिख लीजिएगा, जहाँ पर मुगल वंश का आया वहाँ लिखिए भाजपा का 100, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, तो अब हुमायूं के बाद अकबर है तो अकबर यहाँ पर हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। देखिए अकबर जो है सबसे कम वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था और उसका सैनिक भी यहाँ पर उसके साथ था, ठीक है। तो वो है आपका 13 वर्ष। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था, पंजाब के कलानौर, हरियाणा के भटिंडा, गुजरात के गांधीनगर स्थान या कोई नहीं, ठीक है। तो पंजाब के कलानौर में ये रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था, आमेर खां, अमीर खुसरो, अब्दुल खां, रहीम या बैरम खां। अकबर का संरक्षक जो था वो कौन था, बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1526, 1556, 1576, 1578। तो ये आपका हो जाएगा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ, देखिए सब युद्ध वाला ट्रिक आपको हम एक जगह देंगे, सिर्फ आपको आवश्यकता है कमेंट करने की। अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला या कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर का सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया, अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1526, 1576, 1556 या 1525 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था, हेमू, महाराणा प्रताप, अकबर या अलवर्दी खां। तो यहाँ पर जो हार हुआ था वो किसका हुआ था, महाराणा प्रताप का हार हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था, अकबर जो था उसकी ओर से कौन लड़ रहा था, राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां। तो राजा मान सिंह जो था ये लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सलीम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, सलीम। अगला है, न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है। न्याय की जंजीर बहुत बार प्रश्न पूछा है, अकबर था, जहांगीर था, बाबर था या औरंगजेब था, कौन था आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध था, तो वो प्रसिद्ध था आपका जहांगीर। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप भी देख लीजिएगा ये आएगा। और देखिए आपको JCERT से सारा प्रश्न ये आप देख रहे हैं, चैप्टर वाइज हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो ये आपको जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा, क्या था, ठीक है। तो जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां। नूरजहां को मेहरून निशा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो वास्तुकला की दृष्टि से जो है आपको यहाँ पर शाहजहां का शासनकाल माना जाता है स्वर्ण युग। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखिए ये ताजमहल वाला जो ट्रिक है हम आपको दे दिए हैं बहुत अंदर से, जिसके बाद आपको अगर आपको किसी किसी को देखिए सामाजिक ज्ञान बहुत भारी लगता है, लेकिन आप इस तरह से ट्रिकी यदि उसको कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा ना तो आपको देखिए वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। तो आप सभी यहाँ से जरूर स्कोर को बढ़ाने का काम कीजिएगा और नोट्स पीडीएफ ले लीजिएगा। कोई जेसीईआरटी का पूरा 100% आपको हम बना करके यहाँ पर दे रहे हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। किसने करवाया दिल्ली के लाल किले का निर्माण? ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका है शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आपको यहाँ पर करवाए हैं शाहजहां। मुगल शासकों का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? मुगल शासक हुआ उसका अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर। तो मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक जो था वो आपका औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न जेएसएससी में 3 बार पूछ दिया गया है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। तो जिंदा पीर के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो आपको औरंगजेब को जाना जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, खुर्रम, सलीम या बदरुद्दीन। क्या था आपका शेर शाह के बचपन का नाम? ठीक है, तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आपका फरीद था। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को। तो शेर या किसी को नहीं। तो शेर शाह को ही देखिए शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण की रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो शेर शाह को ही क्या कहा जाता है? शेर खां के नाम से जाना जाता है। इसमें चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है। इसका आंसर होगा कोई नहीं। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अकबर का, बाबर से, हुमायूं से या कोई नहीं। तो इसका किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं का जो लड़ाई होता था वो शेरशाह या शेर खां के साथ होता था। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। शेरशाह का पहला संघर्ष चुनार के किलों पर कब्जे को लेकर के हुमायूं के साथ हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं। तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? 1001 बार आने वाला प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपको शेरशाह ने करवाया। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तारीख शेरशाही, तारीख अकबरी, तारीख औरंगजेबी या कोई नहीं। तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जिस पुस्तक में मिलती है वो आपका है तारीख शेरशाही। शेरशाही है तभी शेरशाह होगा, इसलिए तारीख शेरशाही में इसका विवरण मिलता है। शेरशाह के समय शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, महमूद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं। तो शेरशाह के समय शासन प्रबंध की जानकारी जो है वो अब्बूस खान शेरवानी। तो शेरवानी यानी शेरशाह, तो उसमें देखिए शेर लगा हुआ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है, शेरवानी है। मनसबदारी व्यवस्था किस पत्ती पर आधारित था? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ये भी आया हुआ था। तीर्थ यात्रा तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। तो ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को किसने समाप्त किया? एक ने समाप्त किया और दूसरे ने लागू भी कर दिया। तो इसका समाप्त कौन किया था? तो समाप्त जो है अकबर ने किया था। इसका ट्रिक है 10 तीर्थ जाओ तब फिर मजा देखो, ठीक है, ये वाला ट्रिक भी आपको हम दे देंगे, सिर्फ कमेंट कीजिएगा आपको चाहिए। इसमें अकबर के द्वारा कौन कौन चीज़ समाप्त किया गया था? सब चीज़ था, ठीक है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठ रत्न, 9 रत्न या कोई नहीं। तो अकबर के दरबार में जो थे आपको कौन थे? 9 रत्न थे, और 9 रत्न का नाम याद रखना होगा, तो उसका ट्रिक बना हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट नोट्स। तो अब चलेंगे, जैसे ही यहाँ पर जेटेट का विज्ञापन आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? बाजारों किताब खरीद लिए होंगे, आप बहुत कोई खरीद भी लिए होंगे, ठीक है, और वहाँ से खूब पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट वहाँ से क्या आएगा? 0 आएगा। एकदम 100% रही, वहाँ से रिजल्ट 0 आएगा। वहाँ 500 प्रश्न देखिएगा ना, तो उसमें से शायद ही होगा कि 1 प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, लेकिन यहाँ का 50 प्रश्न आप देखिएगा ना, तो आपको यहाँ से 5 प्रश्न भिड़ जाएगा,
ठीक है। तो क्योंकि JCERT का ही फॉलो है और JCERT का पूरा आपका बीच का निचोड़ हम निकाल के आपको यहाँ नोट्स बना दिए हैं। तो आप नोट्स खरीद जरूर लीजिएगा, अगर नहीं भी कहीं भी क्लासेस कर रहे कीजिए, लेकिन नोट्स लेकर के पढ़ना कभी मत भूलिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगर 2 दिन भी समय है ना तो वहाँ से ज़रूर नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा। इतना कम नोट्स बना हुआ है ना कि आप 2 दिन में भी उसको देख सकते हैं और सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 1001 बार आया हुआ प्रश्न। कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रथम, नागार्जुन, कृष्ण द्वितीय या कोई नहीं। तो महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आपको कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। देखिए नोट्स जो लिए उनके लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति है। एलिफेंटा की गुफा किसके द्वारा निर्मित कराया गया? राष्ट्रकूट, चंदेलो, पल्लवों या कोई नहीं। तो यहाँ पर एलिफेंटा के गुफा का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? JSSC में पसीना छुड़ा दिया है जी, 1001 बार आ रहा है बार बार। लिंगराज मंदिर याद रख लीजिएगा। भुवनेश्वर, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। एकदम इसको गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम में छप रहा है ना। लिंगराज मंदिर का निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? एकदम देखिए कहाँ से मिल रहा है? क्लास 7 एक्सरसाइज 5 JCERT टेक्स्ट बुक। और कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? तो प्रैक्टिस सेट लेके किसका, ठीक है। तो छोड़िए, अभी भी जब 25 दिन समय है और पेपर 3 को एकदम यहाँ पर छाप दीजिएगा जा करके। तो यहीं से जुड़ करके पढ़िएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। देखिए यहाँ पर है, इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1238 से 1264 द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। एकदम इसको याद रखिएगा, इसलिए यह नोट्स हमने बना दिया है कि यहाँ से भी प्रश्न आता है कि 7 घोड़ों के रथ को खींचते हुए किस में दिखाया गया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? अभी तक JSSC में प्रश्न छोड़बे नहीं किया है, जौने में जाइए तोनों में छपिए जा रहा है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के माउंट आबू या कोई नहीं। तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो आपका राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। देखिए इसका क्या नोट्स लिखा गया है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसका निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा करवाया गया और यह मंदिर जो है सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। प्रश्न आता है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तिमल, तमिलनाडु, बिहार और उड़ीसा। राजराजेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये दोनों आए हुए प्रश्न है। राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय, राजराज तृतीय या कोई नहीं। तो राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ 1001 बार पूछा जाने वाला प्रश्न। चित्तौड़गढ़, मेहरौली, बिहार या कोई नहीं। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और किसको बनाया है? तो मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने बनवाया है। कौन बनवाया? मेवाड़ शासक राणा कुंभा ने बनवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो किसने करवाया? निर्माण कार्य का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया और इसको लास्ट किया जाएगा तो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? देखिए ये भी प्रश्न आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या कोई नहीं। तो पूरा कौन किया? यहाँ पर आपको इल्तुतमिश। तो देखिए यहाँ नोट्स है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू कराया था और उसके निधन के बाद इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आया हुआ प्रश्न है। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो कुव्वत उल इस्लाम मंदिर है। देखिए कुव्वत जैसे लिखा है कुव्वत, तो याद रखिएगा कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वत रहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबल। देखिए अलाई, अलाई में स्टार्ट है अल्लाह रहेगा तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाई दरवाजा। देखिए इसका जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किस किस चीज़ का निर्माण करवाया गया?
तो ओकर एक ट्रिक है, जब खाइब मलाई तब 1000 किला उठाइब। एक और ट्रिक हम आपको दे देंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, खाली आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। जब खाइब मलाई तब 1000 किला उठाइब, एकरे पर पूरा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो जो चीज़ का निर्माण किया गया है वो पूरा ये कंठस्थ हो जाता है। खाली आपको छोटा छोटा देखिए, हम सुबह शाम जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको हिस्ट्री हम सब इसी तरह से याद करवा दे रहे हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध के यहाँ हो, चाहे वो जैन धर्म के हो, चाहे ईसाई, सब के ऐसे हम याद करवा देंगे। आप बस जुड़ जाइएगा हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप से, डेली आपको मिलते रहेगा। बलबल का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु या कानपुर, कहाँ पर स्थित है? तो इसका कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। बलबल का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसको बलबल के द्वारा बनवाया गया था। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता देखिए कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा, जैसे आरटीए में न मिलेगा। और यह प्रश्न पूछा था तो लोग कह रहे हैं कि कहाँ से आ गया। कुतुबुद्दीन एवं इल्तुतमिश बलबन, अरे पढ़िए ना जा करके, जैसे आरटी पढ़ लीजिए सब मिल जाएगा। भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है किसको? तो मकबरा शैली का जन्मदाता जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक है। अगला है गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, देखिए गोल गुम्बद ऐसे भी आपके दिमाग में आ रहा है तो बीजापुर सर बोले थे, लेकिन बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो पूरा डीपली नहीं देखिएगा तो फंसिएगा। तो गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपको बताना है, ठीक है। आगरा, दिल्ली, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम ने, रुखसाना बेगम ने, हफजाना बानो बेगम ने या कोई नहीं, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं का मकबरा यह भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग किया गया है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 1001 बार प्रश्न पूछा गया। एग्जाम में गए हो तो कौन एग्जाम में आपको मिलेगा। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या जयपुर। तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। किसने करवाया बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो बुलंद दरवाजा में देखिए यहाँ पर बुलंद, अब बुलंद कौन था जी? बाबर था। बुलंद कौन था? बाबर। सब युद्धे जीता बुलंदी में आप, तो वो बाबर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात में विजय के उपलक्ष्य में करवाया। दरवाजा 134 फीट ऊंचा है। भारत में निर्मित सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है। बुलंद दरवाजा जो है यहाँ पर अकबर के द्वारा आपको करवाया गया, ठीक है। अकबर याद रखिएगा, नोट्स में यहाँ बने हुए हैं। दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। ताजमहल कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, जयपुर या कोलेश्वरी, कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या भागीरथी नदी। तो ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक किसको माना जाता है? ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद या गोल गुम्बद। तो विश्व के 7 आश्चर्यों में जो है यहाँ पर आपको माना जाता है ताजमहल को। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, किसने करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर शाहजहां ने निर्माण करवाया। ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया था? अकबर, बीरबल, मुमताज महल या मोहम्मद गोरी। तो मुमताज महल की याद में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 22 वर्षों में यह बन करके तैयार हुआ था। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? उस्ताद विवेकबल, उस्ताद शरीफ खां, उस्ताद अहमद लौहरी या कोई नहीं। इसका था कौन? उस्ताद अहमद लौहरी। शाहजहां ने उस्ताद अहमद लौहरी को नादिर उल असर की उपाधि दिया था और मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माण करता था। तो हिस्ट्री का एक्सरसाइज 5 देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे देखिए हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6 और
7 को देखेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सारा एक्सरसाइज का जब आप प्रश्न देखेंगे ना, जो JCERT का हैंड रिटन नोट से निकला है, तो आपको लगेगा कि ये सब प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए, ये भी आप कन्फर्म रहिएगा, लगना नहीं है। तो आप सभी देखिए, अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ से भी एक बार जो अंतिम है ना JCERT का नोट्स लेकर पढ़ना तो कभी भूलिएगा ही नहीं। तो सारा नोट्स और PDF तो वीडियो यहाँ पर तैयार है, आप सभी ले करके भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 499 रुपये में जरूर परचेज करके एक बार यहाँ से सारे नोट्स देख लीजिएगा। कम प्रश्न में ज़्यादा यहीं से भिड़ने की संभावना रहेगी और दूसरे जगह से नहीं आएगा। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कामरान, तंजावुर, विदेह या वैशाली? ठीक है, तो चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? कुजरमलन राजराज पेरुथनन ने, लाहौर अस्तमद ने, लाहौर लोहरी ने या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंजरमलन राजराज पेरुथनन ने बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, नागपुर या ईरान? ये प्रश्न बहुत ही MBBI है, ये आपको 1000 बार पूछा गया है, JSSC में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मजार जो है वो आपका यहाँ पर अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य को देख लीजिएगा, यहाँ से पूछता है और ये आपका यहाँ पर चैप्टर 6 का है। ठीक है, चंपा, विदेह, वैशाली या हम्पी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको यहाँ पर हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरियोत के द्वारा, हरियर एवं बुक्का के द्वारा? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वहाँ के 2 भाइयों हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न आपको JSSC में एक बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। हम्पी कहाँ स्थित है? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया और सब JCERT में खाली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी आप प्रैक्टिस सेट तो एकदम भूल जाइए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान? ठीक है, तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो है आपको कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन? ठीक है, तो मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? देख लीजिए, ये जो है JSSC में 3 बार अब तक पूछ दिया गया है, बहुत लोग कंफ्यूज। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर या कोई नहीं? ठीक है, तो रेशम मार्ग का नाम जो है वो चीन के रेशम के नाम पर पड़ा है। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? सूरत, जयपुर, रांची या नागपुर? पश्चिम का प्रवेश द्वार, तो पश्चिम से जो प्रवेश द्वार होता है वो सूरत को कहा जाता है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है आपको ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, हीरा के लिए, ए और बी दोनों के लिए या कोई नहीं? तो सूरत जो है यहाँ व्यावसायिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, जो कपड़ा और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यही JSSC के PGT में पूछ दिया गया था। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सूरत, भरूच, विजयनगर या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर सूरत हो जाएगा। गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? सूरत, भरूच, बड़ोदरा या कोई नहीं? तो गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह जो है आपको सूरत है। कौन है? सूरत। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर या कोई नहीं? तो देवघर को क्या जाना जाता है? बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। झारखंड का देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा यहाँ की जाती है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 1001 बार पूछा गया है। राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भौकाल या राजा पूरनमल? किसने करवाया देवघर मंदिर का? याद रख लीजिएगा, राजा पूरनमल ने करवाया। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं? तो भारत और चीन के साथ व्यापार जो है वो रेशम मार्ग के द्वारा होता है। अब प्रश्न बने हैं उसको भी कवर अप कर लीजिए। देखिए इसमें प्रश्न है, झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है? 30, 32, 34 या 36? ठीक है, तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है? 32 जनजाति। देखिए आपको हम बता देते हैं,
जो आपका JCERT टेक्स्ट बुक है ना, उसका अगर सभी किताब को पढ़िएगा तो उसमें बीच बीच में आपको झारखंड पूरा इंक्लूड कर दिया गया है, झारखंड को। तो आप उससे झारखंड जीके आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, झारखंड जीके इसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो कोई कोई पार्ट या कोई कोई सभी चैप्टर में कुछ न कुछ जो झारखंड का इंपॉर्टेंट है वो चीज़ दिया हुआ है। तो आप सभी झारखंड जीके के लिए अलग से यहाँ पर नहीं आस कीजिएगा, इसी में आपको झारखंड जीके इंक्लूड हो जाता है। तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 प्रकार की जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है? असुर, कोरवा, बिरजिया या कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो आपका असुर है। सबसे प्राचीन जनजाति झारखंड का असुर है। अब देखिए एक प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके JSSC में पूछा जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से जनजाति को पहला स्थान प्राप्त है? संथाल, मुंडा, उरांव या हो? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर यहाँ जनजातियों का आपको क्रम स्थान याद रखना है तो बस आप याद रखिएगा, जनजाति लोग का भाषा क्या होता है? सम हो। क्या होता है? सम हो करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोलता है जय हो, कोई बोलता है बम भोले हो, तो यहाँ पर आपको बोलना है सम हो। किसके लिए? तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि जनजातियों का स्थान याद करना है तब। तो सम हो के मतलब क्या होता है से देख लीजिए। इस सम हो के मतलब है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो पहली जनजाति है वो है आपका संथाल, जो दूसरी जनजाति है वह है आपका उरांव, जो तीसरी जनजाति है वह है आपका मुंडा और जो चौथी जनजाति है वो है आपका हो। तो बहुत बार पूछा गया कि पहली जनजाति कौन है? संथाल। तो पहला वाला तो देखिए सब रट लेते, लेकिन दूसरा का कौन है? तो यहाँ पर टाइफिश। तीसरा का कौन है? तो और टाइफिश। और चौथा का कौन है? तो पूरे लोग खेल। तो इसलिए याद रख लीजिएगा सम हो। क्या याद रख लीजिएगा? सम हो। एगो नारा याद रख लीजिए, सम हो, अगर एग्जाम पास करना है तो, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। देखिए हम तो वहाँ भी आपको बताएं ही, यहाँ पर जो नोट्स परचेज करते हैं उनको हम इसी तरह से नोट्स देते हैं। आपको बेसिक भी देते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देते हैं, ट्रिकी भी देते हैं, डिस्कवरी, सब चीज़ आपको यहाँ पर हम लिख करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले जनजाति संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो है। देखिए इस इतिहास का देखिए हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर चालू हो रहा है आपका क्लास, यहाँ पर जो क्लास 8 चालू होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8 चालू हो रहा है। तो इस तरह से आपको एक ही वीडियो में महामैराथन क्लास हम दे देते हैं और इसके पहले आप यहाँ चैप्टर वाइज सारे नोट्स और PDF को देख लिए होंगे। तो कितने इसमें सही आप कर पा रहे हैं ज़रूर देखिएगा, और हो सके तो देखिए यहाँ से इस तरह का इतना अच्छा नोट्स बना हुआ है कि आप अवश्य परचेज कर लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में, और एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़िएगा। चलिए देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? JSSC में 2 बार पूछा है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वसवना या कोई नहीं। तो विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन जो है आपका रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के श्री पेरुमुंडम में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे और वे विष्णु को मानते थे। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? ये भी आए हुए प्रश्न है। सूफी संत थे, अलवार संत थे, जैन संत थे या बौद्ध संत थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो आपको कौन थे? सूफी संत थे। सूफी संत एकेश्वरवाद को मानते थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अलवार ने, शंकराचार्य ने या रामानुजाचार्य ने? तो भारत में जो यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय है उसकी स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत के संत कौन कौन थे? तुलसीदास, सूरदास, शंकरदेव, कोई नहीं या सभी? तो उत्तर भारत के संत इसमें से सभी थे, तुलसीदास भी, सूरदास भी और शंकरदेव भी। रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास या वाल्मीकि या वेद व्यास? ठीक है, तो रामचरितमानस की रचना जो है आपको किसके द्वारा किया गया? तुलसीदास के द्वारा किया गया। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना किसने की? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या वेद व्यास? किसने की? तो यहाँ पर इसकी रचना जो है आपको सूरदास के द्वारा किया गया। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान, बंगाल, झारखंड या तमिलनाडु? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म यहाँ पर जो आपका है राजस्थान में हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। वह रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। वह अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भक्ति प्रियतम अथवा पति के रूप में करती थी। ब्रजभाषा में लिखा गया है उनके भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए यही प्रश्न आपको JCERT का है और ये PGT में पूछा गया था। वाराणसी, मगध, सारनाथ या पार्श्वनाथ, कहाँ कबीर का जन्म हुआ था? कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि नीमा और नीरू नामिक निसंतान दंपति जुलाहे ने कबीर का पालन पोषण किया था। इनका उपदेश बीजक के नाम से मिलता है।
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? भतिंडा, तलविंडी, सारथ या वनखेता? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है आपका तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलविंडा वर्तमान ननकाना साहेब पाकिस्तान में हुआ था। सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? बंगर, दंगल, लंगर या पंदर? तो सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन को क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है।